हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे। इस सीरीज का हम लोग सेट नंबर 7 कवर करने जा रहे हैं। अब तक जो भी सेट्स हुए हैं उन सारे का पीडीएफ ऐप पर आपको मिल जाएगा, तो अगर आप पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप पर विजिट कर सकते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जल में डूब जाएगी। जल में कौन सी वस्तु डूब जाएगी। जल का घनत्व आपको दिया गया है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो जल में वो वस्तु डूब जाती है जिसका घनत्व जल के घनत्व से ज़्यादा होता है ना। जल के घनत्व से ज़्यादा होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये जल का घनत्व है। आप जो है किलोग्राम पर मीटर क्यूब यानी कि एसआई मात्रक में भी याद रखें। 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ये एसआई मात्रक में होता है और ये सीजीएस मात्रक में है। तो जिस भी वस्तु का घनत्व इससे ज़्यादा होगा वो वस्तु डूब जाएगी। अब देख लो, लोहे की कील जिसका घनत्व 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, इससे ज़्यादा है तो लोहे की कील डूब जाएगी। ये वस्तु जो है ये नहीं डूबने वाली है। उसके बाद लोहे की एक गेंद है जिसका घनत्व ये दिया हुआ है 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि इससे ज़्यादा है तो ये गेंद भी डूब जाएगी। लोहे का एक ब्लॉक है जिसका घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से कम है, तो ये ब्लॉक नहीं डूबने वाला है। तो केवल 1 और 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन राइट आंसर। ए ऑप्शन राइट आंसर। मानव मादाओं में निषेचन की विफलता की स्थिति में डिंब वाहिनी में अंडे की दीर्घायु अवधि कितनी होती है। तो डिंब वाहिनी नलिका जो होती है, डिंब वाहिनी नलिका जो होती है, इसी में निषेचन होता है। शुक्राणु और अंडाणु के बीच संलयन होता है। मान लीजिए निषेचन नहीं हुआ, संलयन नहीं हुआ, वैसे केस में क्या होता है कि डिंब वाहिनी नलिका में जो मादा अंडाणु होता है वो 1 से 2 दिन तक जीवित रहता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। साबुन में मिसल के सही गुण का चयन कीजिए जो उन्हें जल के साथ अंतःक्रिया करने में सहायता करता है। जल के साथ अंतःक्रिया करने में सहायता करता है। तो साबुन के अणु में 2 पार्ट्स होते हैं। साबुन के अणु में 2 पार्ट्स होते हैं, हम लोग ऐसे दिखाते हैं। ये जो पार्ट होता है इससे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक हेड बोलते हैं, जलरागी सिरा बोलते हैं। जलरागी शीर्ष, और ये हमारा पूरा होता है क्या, जल विरागी पूंछ। जल विरागी पूंछ, हाइड्रोफोबिक टेल और हाइड्रोफिलिक शीर्ष। ये जो जल विरागी पूंछ है, ये जो जल विरागी पूंछ है ये पूरा कार्बन चैन होता है। ये इंटरैक्ट करता है ना, इंटरैक्ट यानी कि अंतःक्रिया, है ना। ये इंटरैक्ट करता है किसके साथ, गंदगी के साथ, ऑयल के साथ, है ना। गंदगी के साथ, ऑयल के साथ, ऑयल हो गया या फिर जो डर्ट है, जो गंदगी है, उसके साथ इंटरेक्शन जो है ये जल विरागी पूंछ जो है वो करती है। जबकि जलरागी शीर्ष, इसको पानी से प्यार है, इसको पानी से प्यार है। ये आयनिक पार्ट होता है ना। ये आयोनिक पार्ट होता है, आयोनिक पार्ट होता है या फिर पोलर पार्ट होता है। इसको पानी से प्यार होता है, तो पानी के साथ अंतःक्रिया जो है ये जलरागी शीर्ष करता है। तो हम बोलेंगे जलरागी शीर्ष हाइड्रोफिलिक हेड। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और गंदगी के साथ इंटरेक्शन कौन करता है, ये हाइड्रोफोबिक टेल। 4 ओम का एक प्रतिरोधक प्रति सेकंड 64 जूल ऊष्मा उत्पन्न करता है। इसके सिरों के बीच विभवांतर कितना है। आपको ये प्रतिरोधक दिया हुआ है, प्रतिरोध दिया हुआ है, आपको समय दिया हुआ है, आपको ऊष्मा जो है वो दी गई है, आपसे पूछा गया है विभवांतर। इन चारों में क्या रिलेशन है, इन चारों में रिलेशन है H बराबर v² डिवाइडेड बाई R इंटू में T। तो यहां से V बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर RH बाई T, है ना। R का मान 4 ओम, H का मान 64 जूल, सारे मान एसआई मात्रक में डालने हैं और समय आपको 1 सेकंड दिया हुआ है। ये आ जाएगा 256 स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ये 16 वोल्ट आ जाएगा आंसर, है ना। 2 ऑप्शन हमारे ऐसे ही कट जाते हैं क्योंकि एम्पियर दिया गया है जो कि धारा का एसआई मात्रक है। हमसे विभवांतर पूछा गया है तो वोल्ट जो है एसआई मात्रक होता है इसका। तो या तो बी ऑप्शन होता या तो सी ऑप्शन होता। तुक्का भी मारते तो कम से कम आधा चांस होता सही होने का। 16 वोल्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पादप को दृढ़ बनाता है। स्ट्रांग और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है।
प्लांट को जो है स्ट्रांग, मजबूत और कठोरता प्रदान करता है, दृढ़ता प्रदान करता है। कौन सा वो पादप ऊतक है? वो पादप ऊतक है स्क्लेरेनकाइमा। जो नारियल के रेशे होते हैं वो इसी वाले ऊतक का बना होता है, और नारियल के रेशे से रस्सियां बनाई जाती हैं जो कि काफ़ी मजबूत होती है, क्योंकि इसी वाले ऊतक से बना होता है। इसकी जो कोशिकाएं होती है वो डेड होती है। इसकी कोशिकाएं जो होती है वो डेड होती है। इसकी कोशिकाएं डेड होती है। वही कॉलेनकाइमा, ये भी अपने आप एक पादप ऊतक है जिसका काम होता है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, लचीलापन प्रदान करना, है ना, लचीलापन प्रदान करना, लचीलापन प्रदान करना इसका काम होता है। पादपों में लचीलापन प्रदान करने का काम जो है कॉलेनकाइमा का होता है। एरेनकाइमा, एरेनकाइमा ये अपने आप में एक पैरेनकाइमा है, मृदु ऊतक है। पैरेनकाइमा जो जलीय पादपों में पाए जाते हैं, जो पौधों को डूबने से बचाते हैं, पैरेनकाइमा, उसी को हम लोग एरेनकाइमा बोलते हैं। वही देखो क्लोरेनकाइमा, ये भी अपने आप में एक प्रकार है पैरेनकाइमा का। ये वो पैरेनकाइमा है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और उसमें फोटोसिंथेसिस होता है। तो फोटोसिंथेसिस करने वाले जो पैरेनकाइमा सेल्स होते हैं या पैरेनकाइमा टिश्यू होते हैं उसे हम लोग क्लोरेनकाइमा बोलते हैं। और जलीय पादप में बायंसी प्रोवाइड करने वाला, उत्प्लावन बल प्रदान करने वाला जो पैरेनकाइमा होता है उसे हम लोग एरेनकाइमा बोलते हैं। तो ये दोनों जो है टाइप है पैरेनकाइमा का, ये दोनों टाइप है पैरेनकाइमा का, है ना, पैरेनकाइमा का ही टाइप है। एक पीली चमकदार ज्वाला सामान्यतः निम्नलिखित में से किसका संकेत है? पीली चमकदार ज्वाला, पीली चमकदार ज्वाला, है ना, जो ज्वाला है वो पीली है। क्यों है पीली ज्वाला? तो पीली ज्वाला उत्पन्न होती है जब अपूर्ण दहन होता है। अपूर्ण दहन होता है तो अदग्ध कार्बन कणों के साथ अपूर्ण दहन। अब ये अदग्ध शब्द का मतलब मुझे नहीं पता है, आई थिंक यहाँ पर सेंस सवाल ऑप्शन का ये है कि अधजले कार्बन के कणों के साथ अपूर्ण दहन, यानी कार्बन के जो कण हैं वो पूरी तरह से जले नहीं है, वो अधजले रह गए हैं और उसके साथ क्या हो रहा है, अपूर्ण दहन हो रहा है। अगर मान लो पूर्ण दहन हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, तो फिर नीली ज्वाला उत्पन्न होगी, पीली ज्वाला उत्पन्न नहीं होती है। यहां पर पीली ज्वाला के साथ साथ जो है काला धुआं भी उत्पन्न होता है ना, काला धुआं भी उत्पन्न होता है। तो यहां पर अदग्ध के स्थान पर आप समझेंगे कि अधजले कार्बन के कणों के साथ अपूर्ण दहन। धातुओं का उनके अयस्कों से निष्कर्षण निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? जैसे धातु है जिंक सल्फाइड, इसी को जिंक ब्लेंड बोलते हैं। ये एक अयस्क है और यहां से जिंक धातु को प्राप्त किया जाता है, जिंक धातु को प्राप्त किया जाता है। तो यहां से यहां तक कई सारे स्टेप्स जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उन सारे को एक साथ मिला दो तो क्या कहलाता है? धातुकर्म मेटलर्जी कहलाता है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये जो स्मेल्टिंग है, रिफाइनिंग है, ये सब जो है मेटलर्जी का ही पार्ट है। माइनिंग किया जाता है, माइनिंग करके ही ये अयस्क जो है निकाला जाता है। माइनिंग के जरिए ही, खनन करके ही इन अयस्कों को प्राप्त किया जाता है और उसके बाद जाकर के जो है मेटलर्जी होता है, जिसमें रिफाइनिंग है, स्मेल्टिंग है, सारे स्टेप्स जो है इन्वॉल्व होते हैं। सगर्भता के दौरान कुपोषित माता में डैश, यानी माता जो है गर्भवती है ना, माता जो है वो गर्भवती है, गर्भावस्था में है, लेकिन वो कुपोषित है। कुपोषित है यानी कि उसके अंदर जो है पोषक तत्वों की कमी है, पोषक तत्वों की कमी है। अब एक फीमेल जो खुद वो कुपोषित है और वो प्रेग्नेंट है, तो जो वो बच्चे को जन्म देगी, वो बच्चा जो है एक तरह से मान लो कि वो भी कुपोषित ही होगा, क्योंकि माता से ही पोषक तत्व जो है बच्चे को जाने हैं। अब जो माता है उसके शरीर में खुद ही पोषक तत्वों की कमी है, तो बच्चे के अंदर भी पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। तो जो बच्चा जन्म लेगा ज़्यादा संभावना है कि कम वजन वाला बच्चा जन्म लेगा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अधिक दूध का उत्पादन होने की संभावना होती है, नहीं, ये चीज़ नहीं होगा, है ना, ज़्यादा दूध का उत्पादन नहीं होगा मादा के अंदर, क्योंकि कुपोषित है माता, है ना, तो अधिक दूध नहीं, दूध उत्पादन कम होगा ऐसे केस में। प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होने की संभावना होती है, तो ये भी नहीं होगा, उल्टा हो जाएगा ना, यहाँ जो प्रतिरक्षा प्रणाली है ये कमजोर हो जाएगा, कुपोषित है ये। प्रसव शीघ्रता से होने की संभावना होती है, तो ये चीज़ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ये कोई रीजन नहीं हो जाएगा यहाँ पर कुपोषित माता में। ये जो है परफेक्ट रीजन है कि कम वजन वाले कुपोषित माता में जो है
कम वजन वाले बच्चे का जन्म होने की संभावना अधिक होती है। जो बच्चा जन्म लेगा उसका वेट जो है कम होगा। आधुनिक मत्स्य पालन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आधुनिक मत्स्य पालन के संबंध में बताना है तो खाद्य संसाधनों का सुधार चैप्टर में आप देखेंगे तो मत्स्य पालन में आपको यह लाइन दिख जाएगा कि मत्स्य प्रजनन के लिए हार्मोन का उपयोग किया जाता है। ये जो आधुनिक मत्स्य पालन है उसमें, है ना, मछलियों के संवर्धन में जो है, मछलियों के संवर्धन में जो है हार्मोन का उपयोग किया जाता है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को एक ही बिंदु पर एक दूसरे को काटना असंभव क्यों है? जैसे ये एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, ये एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, ये दोनों एक दूसरे को यहां पर काट दे तो इससे क्या होगा? हम कंपास के सुई का जो नॉर्थ पोल होता है उसको देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखने के लिए। तो अगर हम यहां पर कंपास की सुई डालेंगे, अगर हम यहां पर कंपास डालेंगे तो जो उसकी सुई है वो किधर को नॉर्थ पोल दिखाएगी? सुई भाई इस वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखा को देख करके तो लगता है कि इधर को दिखाएगी, इस वाले के हिसाब से इधर को दिखाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है। दो दो दिशाओं में संकेत कर सकती है, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। तो इसलिए बोलते हैं कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है वो एक दूसरे को कभी भी काट नहीं सकती है, क्योंकि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं बन जाती है। तो एक ही पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं एक साथ संभव नहीं है। 60 किलोमीटर पर आवर के वेग से चलती हुई 1500 किलोग्राम द्रव्यमान की कार को विराम अवस्था में लाने के लिए आवश्यक कार्य न्यूनतम लगभग कितना होगा, कितना है? देखो आपको v दिया हुआ है, आपको u दिया हुआ है कि जो कार है वो इस वाले वेग से चल रही है। कार का द्रव्यमान दिया हुआ है 1500 किलोग्राम, ये मास दिया हुआ है। फिर कार जो है विराम अवस्था में आ जाती है, यानी कि अंतिम वेग 0 है और आपसे कार्य पूछा गया है। तो अब बताओ इन सारे में क्या रिलेशन होता है? तो कार्य ऊर्जा प्रमेय, कार्य ऊर्जा प्रमेय हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब देखो ये जो v है ये तो 0 है, ये तो 0 है, तो हाफ m 0 का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस हाफ m u स्क्वायर। ये माइनस चिन्ह केवल आपको ये दिखा रहा है कि बल जो है कार के गति के विपरीत दिशा में लगाया गया है और इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। बस इसी वाले फॉर्मूले पर सारे मान आपको डाल देने हैं। अब आपको आंसर चाहिए जूल में, तो सारे मान आपको जो है एसआई मात्रक में डालने होंगे, क्योंकि जूल एसआई मात्रक है। द्रव्यमान आपको दिया हुआ है एसआई मात्रक में, लेकिन आपको जो ये प्रारंभिक वेग दिया हुआ है ये एसआई मात्रक में नहीं दिया हुआ है। तो 60 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे तो ये 16.67 मीटर पर सेकंड लगभग में आएगा। अब आप सारे मान को यहां पर डालोगे, 1500 किलोग्राम, 1500 किलोग्राम, ठीक, u का मान 16.67 और इस पूरे का हम स्क्वायर कर देंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये मान आएगा 2.08 इंटू 10⁵ जूल। तो आंसर हमारा यहां पर बी हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड का परमाणु द्रव्यमान कितना है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये फॉर्मूला है। अब देखो यहां पर परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है, आपके एग्जाम में भी परमाणु द्रव्यमान ही लिख करके आया हुआ था, तो ये कहना जो है ये शब्द यहां पर उचित नहीं है। परमाणु द्रव्यमान नहीं होगा यहां पर, है ना, परमाणु द्रव्यमान लिखना जो है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड अपने आप में आयनिक यौगिक है ना, ये आयनिक यौगिक है। तो आयनिक यौगिक के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर्मूला यूनिट मास, फॉर्मूला यूनिट मास, यानी कि सूत्र इकाई द्रव्यमान, सूत्र इकाई द्रव्यमान ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर सूत्र इकाई द्रव्यमान होना चाहिए, ना कि परमाणु द्रव्यमान होना चाहिए। तो सूत्र इकाई द्रव्यमान, मैग्नीशियम का एक परमाणु है यहां पर, और मैग्नीशियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 24 होता है, प्लस ऑक्सीजन का एक परमाणु है और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। तो ये 24, 36, 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 16 होता है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रकाश किरण उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है
परावर्तन के बाद इसका क्या होगा। उत्तल दर्पण दिया गया है। उत्तल दर्पण का जो मुख्य फोकस है और वक्रता केंद्र है दर्पण के पीछे होता है। सवाल में दिया गया है कि उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। अब देखो ये भी तो नहीं पॉसिबल है ना कि वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, कैसे गुजर जाएगी। वक्रता केंद्र तो दर्पण के पीछे होता है, वक्रता केंद्र तो दर्पण के पीछे होता है, तो दर्पण वक्रता केंद्र से होकर कैसे गुजर जाएगी। हाँ, अगर आप यहाँ पर अवतल दर्पण लिखते हो तो ये सही हो जाएगा। उत्तल दर्पण के केस में हम लोग बोलते हैं कि वक्रता केंद्र के अनुदिश आपतित होती है प्रकाश किरण। वक्रता केंद्र के अनुदिश यानी ये वक्रता केंद्र है, तो इसके अनुदिश कि अगर मान लो ये दर्पण नहीं होता तो ये वक्रता केंद्र से होकर के किरण जो है गुजरती। तो वक्रता केंद्र के अनुदिश जब उत्तल दर्पण पर प्रकाश किरण आपतित होती है तो वो दर्पण पर जो है वो लंबवत होती है, तो उसी पथ पर जो है विपरीत दिशा में लौट जाएगी। हाँ, अगर मान लो अवतल दर्पण होता, वैसे केस में प्रकाश किरण जो है वक्रता केंद्र से होकर के ऐसे गुजर सकती थी, तो भी उसी पथ पर लौट जाएगी, क्योंकि वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण जो है वो दर्पण पर जो है लंबवत होती है। तो जब प्रकाश किरण किसी सतह पर लंबवत गिरती है तो उसी पथ पर विपरीत दिशा में लौट जाती है। तो यहां पर भी जो है करेक्शन जो है सवाल में होना चाहिए, तो हम बोलेंगे उसी पथ पर वापस लौट आती है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। रिक्तिकाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। रिक्तिका, इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है प्लांट सेल में। बाहर में कोशिका भित्ति है, अंदर में कोशिका झिल्ली है, ये नाभिक है और ये रिक्तिका, ये वैक्यूल है ना, ये वैक्यूल है, राजधानी, और ये है न्यूक्लियस। तो वैक्यूल में तरह तरह के पदार्थ जो है स्टोर्ड होते हैं, तरह तरह के पदार्थ स्टोर्ड होते हैं। आप ये भी बोल सकते हो कि ये सबसे बड़ा कोशिकांग है। पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग, पादप कोशिका का। इसमें देखो अमीनो एसिड है, शर्करा है, कार्बनिक अम्ल है, प्रोटीन जैसे महत्वपूर्ण पदार्थों का भंडारण होता है। ये सही है, हमें गलत चुनना है ना। रिक्तिकाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत चुनना है। रिक्तिकाएं कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण के लिए होती है, संश्लेषण का काम इसका नहीं होता है, संश्लेषण का काम इसका नहीं होता है। पादप की कोशिकाओं में रिक्तिकाएं कोशिका रस से भरी होती है जो स्फीति और कठोरता प्रदान करने में सहायक होती है, सही है। पादप कोशिकाओं में आमतौर पर एक बहुत केंद्रीय रिक्तिका होती है, बहुत नहीं वृहत बोल सकते हो आप, है ना, वृहत केंद्रीय रिक्तिका होती है, सेंट्रल वैक्यूल होती है, सही है। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु रासायनिक रूप से अधातु होने के बाद भी धात्विक चमक प्रदर्शित करती है। तो अधातु होने के बाद भी धातु जैसी चमक होती है, ये आयोडीन के पास खासियत है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और शरीर के अन्य भागों के बीच संचार को सुगम बनाता है। जो हमारा नर्वस सिस्टम है ये दो प्रकार के होते हैं। केंद्रीय जो नर्वस सिस्टम है दो प्रकार के होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, तो ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसके अंदर जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है ये आते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये दोनों आते हैं किसमें, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। और जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है इनमें हमारे सारे के सारे आते हैं न्यूरॉन्स, है ना, न्यूरॉन्स आते हैं। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह पी से पेरीफेरल, है ना, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा आयन का सही वर्णन करता है। आयन जैसे ये सोडियम है, केवल सोडियम लिखा हुआ यानी कि उदासीन है, लेकिन अगर इस पर प्लस चार्ज लगा दें तो अब क्या है कि ये सोडियम परमाणु के ऊपर क्या है कि आवेश है। ऐसे ही देख लो ये SO4 ये सल्फेट आयन है।
तो आयन जो होते हैं या तो आवेशित परमाणु होता है, आवेशित परमाणु यानी कि उसके ऊपर आपको कोई चार्ज दिखेगा, ये प्लस चार्ज भी हो सकता है, माइनस चार्ज भी हो सकता है, या तो आवेशित परमाणु होता है या फिर आवेशित अणु होता है, या फिर ऐसे बोल दो आप कि आवेशित परमाणु होता है या फिर परमाणुओं का समूह होता है। ये जो SO4 2 माइनस है, ये जो -2 चार्ज है, ये पूरे SO4 पर है, ना कि ऑक्सीजन पर है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आयन या तो परमाणु आवेशित परमाणु होते हैं या फिर आवेशित परमाणुओं का समूह होता है, या फिर आप ऐसे बोल दो या तो आवेशित परमाणु या फिर आवेशित अणु। तो एक ऐसा अणु जिसने न्यूट्रॉन को ग्रहण या त्याग किया हो, गलत हो जाएगा। वह परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर शुद्ध विद्युत आवेश हो, जिस पर शुद्ध विद्युत आवेश हो, तो नेट चार्ज हो, सही है ना। परमाणु या परमाणुओं का समूह जिसके ऊपर हमें कुछ नेट चार्ज देखने को मिलता है, ये प्लस चार्ज भी हो सकता है, माइनस चार्ज भी हो सकता है। उस बिंब की स्थिति क्या होनी चाहिए जिसका अवतल दर्पण द्वारा, दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण द्वारा आभासी, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण में तो हमेशा ही उल्टा प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब के लिए एकमात्र केस है, सीधा प्रतिबिंब के लिए एकमात्र केस है ना, सीधा प्रतिबिंब के लिए एकमात्र केस है। सीधा प्रतिबिंब जो है आभासी होता है और इस केस में जो है ये प्रतिबिंब बड़ा भी बनता है। तो अगर हम अवतल दर्पण के सामने वस्तु को रखते हैं ध्रुव और फोकस के बीच में, वैसे केस में सीधा प्रतिबिंब आपको मिलेगा जो कि आवर्धित होगा, बड़ा होगा। तो बोलेंगे बिंब को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखना चाहिए। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? ध्वनि की चाल ठोस में अधिकतम होती है, उससे कम द्रव में और सबसे कम गैस में होती है, और निर्वात में ध्वनि नहीं चलती है, निर्वात में ध्वनि नहीं चलती है। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम ध्वनि की चाल की बात करते हैं, ध्वनि की चाल की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो है ठोस में, उससे कम द्रव में और सबसे कम गैस में। नीचे आने पर जो है ध्वनि की चाल घटेगी, है ना, ध्वनि की चाल जो है घटेगी। पादप कोशिका में सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सूत्रकणिका में एक ही झिल्ली में आवरण होता है, तो गलत हो जाएगा। सूत्रकणिका जो है यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें एक बाहर वाली झिल्ली होती है, एक बाहर वाली झिल्ली होती है जो कि चिकनी होती है और छिद्रित होती है, और अंदर वाली जो झिल्ली होती है दोस्तों, अंदर वाली जो झिल्ली होती है वो ऐसे फोल्डेड होती है ना, ऐसे फोल्डेड होती है। और हम जानते हैं कि इसके पास खुद का डीएनए होता है, ये तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं। सर्कुलर डीएनए होता है और राइबोसोम होता है, ठीक, राइबोसोम होता है और डीएनए होता है। जैसे कि बैक्टीरिया की इसमें राइबोसोम होता है और डीएनए होता है, राइट। तो ये गलत हो जाएगा। सूत्रकणिका प्रकाश संश्लेषण करती है? नहीं, इसमें वायवीय श्वसन होता है। सूत्रकणिका का अपना डीएनए नहीं होता है, ये भी गलत हो जाएगा, होता है। सूत्रकणिकीय आंतरिक झिल्ली अत्यधिक वलित होती है यानी कि मुड़ी हुई होती है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं? ये जो कुंडली है, जो उंगली जैसी संरचना बना रही है, इसे हम लोग बोलते हैं क्रिस्टे, है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टे बोलते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर। किसी वस्तु की उस गति को क्या कहा जाता है जो समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है, भले ही समय अंतराल अत्यधिक कम हो? समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, भले ही समय अंतराल अत्यधिक कम हो, तो ये एक समान गति की परिभाषा है। समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा एक बीजी है? एक बीजी नहीं होगा, यहां पर एक लिंगी है, यहां पर मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, आप बोल सकते हो। एक लिंगी है, यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल। तो पपीता, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे जो है बाइसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल का मतलब जो फूल होगा उसमें या तो नर जनन भाग होगा या फिर मादा जनन भाग होगा। बाइसेक्सुअल में एक ही फूल में नर जनन भाग और मादा जनन भाग दोनों के दोनों मौजूद होते हैं। पैकेज्ड खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रायः किस गैस की फ्लशिंग को प्राथमिकता दी जाती है? तो जैसे चिप्स है, कुरकुरे है,
है ना, इन सारे के जो पैकेट्स आते हैं उनमें फ्लशिंग की जाती है नाइट्रोजन गैस की, जिससे जो उसमें तैलीय खाद्य पदार्थ है वो खराब ना हो। गति के इसका इस्तेमाल जो है एंटीऑक्सीडेंट, प्रति अम्ल एंटीऑक्सीडेंट के रूप में किया जाता है, यानी कि ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए किया जाता है ना, प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है। सॉरी, प्रति अम्ल नहीं, प्रति ऑक्सीकारक, प्रति ऑक्सीकारक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक। गति के प्रथम नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गति के प्रथम नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जब एक कार अचानक रुक जाती है तो भी व्यक्ति आगे बढ़ना जारी रखता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कार चल रही थी, कार में आप थे, अचानक से ब्रेक लगाया जाता है, अचानक से ब्रेक लगाया जाता है तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं, इसीलिए क्योंकि व्यक्ति आगे बढ़ना जारी रखता है। तो यहां पर गति के जड़त्व के कारण ऐसा होता है। चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका का मुख्य कार्य क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन क्या है? पुरानी वाली एनसीईआरटी में केवल ये मेंशन था कि भाई जो चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका है उन पे तो राइबोसोम्स चिपके नहीं होते हैं, तो उसका काम लिपिड संश्लेषण होता है ना, लिपिड संश्लेषण या फिर बोल दो वसा का निर्माण करना। अब उसमें देखो ये दोनों पॉइंट्स ऐड हुए हैं नई वाली एनसीईआरटी में। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका काम होता है वसा, हार्मोन का संश्लेषण एवं भंडारण, वसा और हार्मोन को बनाना और उसको स्टोर करना, वसा और हार्मोन का संश्लेषण एवं भंडारण। तो अब ये सारे आपको याद रखने हैं। पहले क्या था, केवल वसा का संश्लेषण था पढ़ना, अब इसमें ऐड हो गया है कि वसा और हार्मोन का संश्लेषण और भंडारण। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका होती है दो प्रकार की होती है, रुक्ष अंतर्द्रव्यी जालिका यानी कि RER, शॉर्ट में क्या बोलते हैं RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, सॉरी, अंतर्द्रव्यी जालिका दो प्रकार की होती है। चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका, चिकनी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन पर राइबोसोम्स चिपके नहीं होते हैं, शॉर्ट में इसे हम लोग SER बोलते हैं। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन पर राइबोसोम्स चिपके होते हैं। तो चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका के बारे में जो है आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है, वसा, हार्मोन का संश्लेषण एवं भंडारण। वहीं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आपको याद रखना है, प्रोटीन संश्लेषण एवं प्रोटीन के स्रवण में सहायता। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पहले था केवल प्रोटीन संश्लेषण, अब आप बोलेंगे प्रोटीन का संश्लेषण और सिक्रीशन, दोनों जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य है। एटीपी का निर्माण करना, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है, ये तो आपको रट गया होगा, माइटोकॉन्ड्रिया का काम है। प्रकाश संश्लेषण करना, किचन हाउस ऑफ द सेल, क्लोरोप्लास्ट, है ना, हरित लवक का काम है। वसा और हार्मोन का संश्लेषण अभी आपने देखा, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य है। सांगा नामक तैराक चित्र 4.7 में स्विमिंग पूल तरनताल में एक किनारे से दूसरे किनारे किनारे तक तैरकर वापस लौटने में 50 सेकंड का समय लेता है। 50 सेकंड के समय अंतराल में उसकी माध्य चाल और माध्य वेग, यहाँ पर माध्य चाल का मतलब औसत चाल होना चाहिए। एनसीईआरटी में जो है माध्य चाल, पहले औसत चाल था लिखा हुआ, अब जो है माध्य चाल कर दिया गया है। तो यहाँ पर माध्य चाल का मतलब दोस्तों आप औसत चाल समझेंगे, है ना, माध्य बोल दो या फिर आप औसत बोल दो, बात एक ही है। तो क्या हुआ, सांगा ने इस वाले एंड से इस वाले एंड तैर करके गया और फिर वापस से इस वाले एंड पे आ गया। यूँ मान लो आप इस A से तैरना चालू किया था, B पर गया और B से लौट करके फिर A पर आ गया। टोटल टाइम लगा 50 सेकंड का, है ना, और A से B तक की दूरी 25 मीटर है। पूछा है कि माध्य चाल एवं माध्य वेग क्या होगा। तो अगर हम माध्य चाल की बात करें तो ये कुल दूरी बट्टे में कुल समय, कुल दूरी बट्टे में कुल समय होता है। कुल दूरी भाई A से B जाता है 25 मीटर और फिर B से A आता है 25 मीटर। कुल समय कितना लगा, 50 सेकंड का समय लगा। तो चाल 1 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर हम वेग की बात करते हैं, यहां पर आ जाइए, माध्य वेग, वेग की बात करते हैं, कुल विस्थापन बट्टे में कुल समय होता है। इसका फॉर्मूला
अब कुल विस्थापन कितना हो जाएगा, देखो ए से बी गया विस्थापन 25 मीटर, फिर बी से जो ए आया इसमें विस्थापन 25 मीटर, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। अगर हम इधर जाते हैं तो मान लो ये प्लस 25 है तो इधर तो माइनस 25, तो नेट इसका 0 आ जाएगा। चाहे आप इतना छोड़ो, आप सीधा ये याद रखो कि जो प्रारंभिक बिंदु है या फिर जो प्रारंभिक बिंदु है और जो अंतिम बिंदु है, इस पूरे तैरने में जो सांगा है वो ए से बी जाता है, बी से फिर ए आ जाता है, तो प्रारंभिक बिंदु भी ए और अंतिम बिंदु भी ए। अगर ऐसा होता है तो कुल विस्थापन 0 हो जाता है। तो कुल विस्थापन 0 हो जाएगा और कुल समय यहाँ भी 50 सेकंड ही लगेगा, तो माध्य वेग जो है वो 0 हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड। तो 1 मीटर पर सेकंड और 0 मीटर पर सेकंड, ए हमारा राइट आंसर। ये नई वाली एनसीईआरटी के अंदर ही न्यूमेरिकल दिया गया है। परिमाण में बराबर किंतु दिशा में विपरीत दो बलों को क्या कहा जाता है। दो बल हैं, जैसे मान लो कि ये एक वस्तु है, इस पर दो बल लग रहे हैं। मान लो 100 न्यूटन का बल इस वाले दिशा में लग रहा है और 100 न्यूटन का बल इस वाले दिशा में लग रहा है। परिमाण में बराबर है लेकिन दिशा में विपरीत है। आप किसी एक को धनात्मक दूसरे को ऋणात्मक बोल सकते हो, इसको धनात्मक तो इसको ऋणात्मक बोल दो। इन दोनों बलों को क्या कहेंगे, परिमाण में बराबर किंतु दिशा में विपरीत दो बलों को क्या कहा जाता है। इसे हम लोग दोस्तों बोलेंगे संतुलित बल। बी ऑप्शन राइट आंसर, संतुलित बल बोलेंगे। देखो ना, एक ही वस्तु पर, अभी मान लो ये वस्तु जो है वो विराम अवस्था में है, इस पर 100 न्यूटन का बल लगा लेकिन इस वाले डायरेक्शन में, इस पर 100 न्यूटन का बल लगा लेकिन इस वाले डायरेक्शन में, तो इसके ऊपर लगने वाला जो कुल बल है वो 0 हो जाएगा, है ना। इसके ऊपर कोई बल नहीं लग रहा है, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो अगर नेट फोर्स 0 है तो वस्तु पहले विराम अवस्था में थी, अभी भी विराम अवस्था में ही रहेगी, क्योंकि ये दोनों के दोनों बल परिमाण में बराबर है, दिशा में विपरीत है, यानी कि एक दूसरे को संतुलित कर रहे हैं, तो इन दोनों को हम लोग एक साथ संतुलित बल बोल देंगे। और जब भी संतुलित बल लगता है तो वस्तु की जो भी वर्तमान अवस्था होती है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। जड़त्व शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने वस्तुओं की विराम अथवा एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति के लिए किया था। वस्तु की वर्तमान अवस्था अगर विराम की अवस्था है तो वस्तु जो है उस विराम की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। अगर मान लो वस्तु की वर्तमान अवस्था एक समान गति की है तो वो एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। वस्तु के पास ये जो प्रवृत्ति है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं। तो जड़त्व शब्द का इस्तेमाल पहली बार न्यूटन साहब ने किया था, तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा किसके कारण उत्पन्न होती है, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, है ना। मैकेनिकल एनर्जी बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, प्लस पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। यानी यांत्रिक ऊर्जा में गतिज ऊर्जा भी शामिल है और स्थितिज ऊर्जा भी शामिल है। गतिज ऊर्जा शामिल है यानी कि गति के कारण जो ऊर्जा शामिल है, स्थितिज ऊर्जा यानी स्थिति या फिर विन्यास के कारण जो ऊर्जा शामिल है। तो बोलेंगे वस्तु की स्थिति एवं गति दोनों के कारण। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अतिसार और हैजा जैसे रोगों से उत्पन्न निर्जलीकरण के उपचार हेतु ORS को लोकप्रिय बनाने वाले भारतीय शिशु रोग विशेषज्ञ कौन थे। ये भारतीय शिशु रोग विशेषज्ञ थे जिन्होंने ORS को डेवलप किया था। ORS का फुल फॉर्म क्या होता है, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। ORS, ORH आपने सुना होगा, ORH नहीं ORS, ओरल रिहाइड्रेशन। एक तो होता है डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी। तो अतिसार और हैजा में जो है पानी का काफ़ी लॉस होता है बॉडी से, तो पानी की कमी हो जाती है। तो जल्दी से जल्दी पानी जो है हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो, उसी को रिहाइड्रेशन कहा जाता है। यानी डिहाइड्रेशन हो चुका है, वापस से जो हमें पानी शरीर के अंदर लाना है, रिहाइड्रेशन। और यहाँ पर क्या है कि सोल्यूशन है। तो ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन ORS में क्या होता है कि नमक चीनी पानी का घोल होता है, नमक चीनी पानी का घोल होता है। तो इसको डेवलप किया था, है ना, इसको बनाया था पहली बार दिलीप महालनोबिस ने। कौन थे, भारतीय शिशु रोग विशेषज्ञ थे। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। यदि 5 ग्राम ग्लूकोज को जल में घोलकर 100 ml विलयन बनाया जाता है तो उसकी सांद्रता द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कितनी होगी। सांद्रता चाहिए, लेकिन सांद्रता किस में चाहिए, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में चाहिए।
द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में चाहिए, तो ऊपर में आप लेंगे द्रव्यमान, तो ऊपर में हम लोग जो द्रव्यमान लेंगे वो विलय का द्रव्यमान लेंगे। हमेशा ही फॉर्मूले में ऊपर में विलय का ही अमाउंट लिखा जाता है, और नीचे में हम लोग विलयन का द्रव्यमान नहीं लेंगे क्योंकि हमें द्रव्यमान आयतन चाहिए, तो हम लोग विलयन का आयतन लेंगे, विलयन का आयतन लेंगे और गुने में 100। विलय का द्रव्यमान आपको डायरेक्ट दिया हुआ है 5 ग्राम, 5 ग्राम। विलयन का आयतन आपको डायरेक्ट दिया गया है 100 ml और गुने में 100, 5%। खाद्य परिरक्षक एवं योज्य के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? फूड प्रिजर्वेटिव, यानी जो खाना है उसको खराब होने से बचाने के लिए, और एडिटिव के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो आंसर है सिरका, है ना, सिरका। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। आपने क्या किया कि 95 ml आपने ले लिया पानी और इसमें मिला दिया आपने 5 ml, 5 ml आपने मिला दिया CH3COOH। ये जो पूरा आपके पास अब घोल बना, इसी को कहा जाता है सिरका, है ना। सिरका को हम लोग इसको एसिटिक एसिड को काट दो, हम लोग विनेगर बोलते हैं। सिरका को हम लोग इंग्लिश में विनेगर बोलते हैं, है ना, विनेगर बोलते हैं सिरका। इसी को हम लोग बोलते हैं 5% एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, है ना। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? सिरका बोलेंगे। बी ऑप्शन राइट आंसर। प्राचीन साइनोबैक्टीरिया के जीवाश्म किस नामक संरचनाओं में पाए जाते हैं? तो स्ट्रोमेटोलाइट्स, स्ट्रोमेटोलाइट्स ये एक संरचना है जिसमें जो प्राचीन साइनोबैक्टीरिया है हुआ करते थे, जो प्राचीन समय में साइनोबैक्टीरिया हुआ करते थे, इनके जीवाश्म पाए जाते हैं स्ट्रोमेटोलाइट्स नाम की संरचना में। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन समय में जो साइनोबैक्टीरिया, ये साइनोबैक्टीरिया इसी को हम लोग नील हरित शैवाल बोलते हैं, तो प्राचीन समय में जो साइनोबैक्टीरिया पाए जाते थे उनके जीवाश्म हमें स्ट्रोमेटोलाइट्स नाम की संरचना में देखने को मिलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समताप मंडल लगभग 12 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है, यह स्टेटमेंट सही है। ओजोन परत समताप मंडल में स्थित होती है, क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। तथा पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। हम जानते हैं जो ओजोन है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो आती है सन से, उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। समताप मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है क्योंकि ओजोन परत यूवी किरणों को अवशोषण कर वायुमंडल को गर्म करती है। तो ये तीनों के तीनों जो कथन है बिल्कुल सही है। तो हमें कौन से कथन सही है चुनना था, तो तीनों कथन सही है। तो वायुमंडल में जो है ये सारे परतें हैं, शोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, ताप मंडल है, बहिर्मंडल है। तो यहाँ देखो 0 किलोमीटर से 12 किलोमीटर तक जो है शोभ मंडल है। शोभ मंडल में क्या होता है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, शोभ मंडल में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर जो है वो लगातार घटता है। लेकिन समताप मंडल में जैसे जैसे हम फिर से ऊपर जाते हैं, ये 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की तरफ जाते हैं, तो टेम्परेचर जो है वो लगातार बढ़ने लगता है। कारण ये होता है कि इस समताप मंडल में जो है ओजोन परत पाई जाती है ना, ओजोन लेयर जो है वो पाई जाती है, ओजोन लेयर पाई जाती है। और ओजोन लेयर सन से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है, विकिरणें होती है, उसको अवशोषित करती है, जिसके कारण तापमान इसका बढ़ता जाता है। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर डी हो जाएगा। गॉल्जी उपकरण को पहली बार वर्ष 1898 में किस वैज्ञानिक ने श्वेत उल्लू बार्न आउल की तंत्रिका कोशिकाओं में देखा था? तो गॉल्जी उपकरण की खोज कैमिलो गॉल्जी ने की थी, है ना। गॉल्जी उपकरण की खोज कैमिलो गॉल्जी ने की थी। कब की थी? 1898 में की थी। कहां से की थी? तो बार्न आउल, श्वेत उल्लू के शरीर में जो तंत्रिका कोशिका को देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, उसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे, तो जाकर के उन्होंने गॉल्जी एपरेटस जो कोशिकांग है उसको देखा था। राइट। रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज इन्होंने की थी।
लिवेनहॉक, इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी, है ना। निम्नलिखित में से किसे कार्बनिक यौगिक नहीं माना जाता है? एथेनॉल कार्बनिक यौगिक है, मीथेन कार्बनिक यौगिक है, एसिटिक अम्ल कार्बनिक यौगिक है, सोडियम कार्बोनेट ये अकार्बनिक यौगिक है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः कौन सी गैस उत्तरदायी है और जीवाश्म ईंधनों के दहन पर उत्पन्न होती है? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः कौन सी गैस उत्तरदायी है और जीवाश्म ईंधनों के दहन पर उत्पन्न होती है? तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड। देखो ये सारे ग्रीन हाउस गैस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर वेपर, ये मुख्य है। और जीवाश्म ईंधन को जो हम जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये मुक्त होती है। उसके बाद देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी ग्रीन हाउस गैस है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड और ओजोन, ये सब भी ग्रीन हाउस गैस है। ये सारे के सारे भी ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन मुख्य जो है ये ऊपर के 4 हैं। तो आप इन सारे को भी ध्यान में रखिए, यहां से भी एग्जाम में सवाल पूछ लिए जाते हैं। पादप काया की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है, यानी प्लांट बॉडी की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है? तो पूरे प्लांट बॉडी को बाहर से प्रोटेक्ट करने का काम जो है एपिडर्मिस करता है, बाह्य त्वचा करती है। बाह्य त्वचा पादप काया की सबसे बाहरी परत बनाती है ना। इसकी कोशिकाएं चपटी होती है, आयताकार होती है, सिंगल लेयर में होती है ना, सिंगल लेयर में होती है, सिंगल लेयर में बस ऐसे होती है, चपटी होती है, आयताकार कोशिका होती है। और पूरे प्लांट बॉडी को, चाहे वो रूट हो, चाहे जड़ हो, चाहे तना हो, चाहे पत्ती हो, सबको बाहर से कवर करके रखती है और बाहरी वातावरण से जो है सुरक्षा प्रदान करती है। कौन? ये बाह्य त्वचा। विद्युत अपघटनी परिष्करण के दौरान एनोड के रूप में किसको प्रयुक्त किया जाता है? तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होता है मेटलर्जी में, उसमें लास्ट में जाकर के रिफाइनिंग का काम होता है, तो वहाँ पर एनोड, कैथोड, इन सारे का इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल होता है। एनोड किसको बनाया जाता है? एनोड बनाया जाता है, इसके लिए आप ये ध्यान में रखेंगे IAO, है ना। I का मतलब इम्प्योर, A का मतलब एनोड और O का मतलब ऑक्सीडेशन, है ना। इस I का मतलब क्या हो गया? इम्प्योर, है ना। ये क्या है? विद्युत अपघटनी परिष्करण। यहां पर धातु को परिष्कृत किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। तो जिस धातु को शुद्ध करना है वो अशुद्ध धातु है, तो उसी का एनोड बनाया जाता है, और एनोड पर दोस्तों होता है ऑक्सीडेशन, तो बोलेंगे अशुद्ध धातु की एक पट्टी जिसे परिष्कृत किया जाना है। जिस धातु को परिष्कृत करना है, भाई पूरा मेटलर्जी का प्रोसेस चला और अंत में जाकर के धातु जो है प्राप्त होती है, जो कि अशुद्ध है, उसे अब शुद्ध करना है, तो उसी अशुद्ध धातु का जो है एनोड बनाया जाएगा और वहां पर ऑक्सीडेशन होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जो शुद्ध धातु होता है, जो प्योर मेटल होता है, उसका कैथोड बनाया जाता है और वहां पर रिडक्शन चलता है। तो PCR आप ध्यान में रखेंगे, है ना। ये पॉलीमरेज चैन रिएक्शन नहीं है, ये है प्योर का कैथोड बनाया जाता है जहां पर रिडक्शन होता है। तो ऐसे आप ध्यान में रख सकते हो, है ना। सी ऑप्शन राइट आंसर। 20 ओम प्रतिरोध का एक विद्युत हीटर 220 वोल्ट आपूर्ति से जुड़ने पर 10 मिनट तक प्रचालित होता है, उत्पन्न ऊष्मा। तो H बराबर V² डिवाइड बाई R इंटू में T। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। 220 गुने में 220 बट्टे में जो प्रतिरोध है वो है 20 ओम, और जो समय है 10 मिनट है, तो इसको हम लोग सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, राइट। 0 से 0 उड़ाएंगे, 20 से इसको उड़ाएंगे 3 बार में, ये आया हमारा 220 गुने में 220 और गुने में 30। इसको सॉल्व करेंगे 1.45 इंटू 10⁻⁶ जूल इसका आंसर आएगा, डी इसका आंसर आएगा, है ना। यहाँ पर पावर 5 है, यहाँ पर पावर 6, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। मनुष्यों में वृक्कों का यथार्थ स्थान क्या है? तो हमारे बॉडी में जो दोनों किडनियां हैं वो कहाँ पर है, लोकेशन क्या है, यही आपसे सवाल पूछा गया है। तो उदर गुहा में है, उदर गुहा में अमाशय है, आंत है, लीवर है, अग्नाशय है, किडनी भी उदर गुहा में है। और हमारे जो रीढ़ की हड्डी है उसके दोनों साइड है, रीढ़ की हड्डी है ना, रीढ़ की हड्डी है और उसके दोनों साइड जो है किडनी है, थोड़े बैक साइड से। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उदासीनीकरण अभिक्रिया को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है?
तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं, लवण और जल बनाते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर। किसी विलयन को अस्थायी तब कहा जाता है जब स्थायी विलयन, है ना, स्थायी का मतलब यहां पर स्टेबल है ना, स्टेबल सॉल्यूशन। जैसे नमक पानी का घोल आप बनाते हैं, तो अगर आप नमक पानी के घोल को डिस्टर्ब ना करें, रात भर के लिए आप शांत छोड़ दो, तो ऐसा नहीं होता है कि नमक के जो कण होते हैं वो बर्तन के तल में आकर के बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन मान लो आपने चीनी पानी का मिश्रण तैयार किया, रेत और चीनी का मिश्रण तैयार किया, रेत और चीनी का मिश्रण आपने तैयार किया, आपने पूरा मिक्स कर दिया अच्छे से, और फिर आपने शांत छोड़ दिया, रात भर के लिए आपने शांत छोड़ दिया। सुबह जब आप उठकर देखेंगे तो सारे के सारे रेत के कण वो नीचे तली में आकर के बैठ जाते हैं। तो अगर तली में आकर नहीं बैठते हैं तो वो अस्थायी है, अगर बैठ जाते हैं कण आकर के तो वो अस्थायी है। तो किसी विलयन को अस्थायी तब कहा जाता है जब अविचलित रहने पर, यानी शांत छोड़ देने पर विलयन के कण नीचे नहीं बैठते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमें देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है जो सॉल्यूशन होता है, समांगी मिश्रण हम जिसे बोलते हैं, और किसमें, कोलॉइड में, इन दोनों प्रकार के मिश्रणों में। जबकि जो सस्पेंशन होता है, निलंबन होता है, उसमें अविचलित रहने पर विलय के कण जो है नीचे आकर के विलयन की सतह पर, विलयन की सतह पर नहीं, मतलब बर्तन के तल पर जो है आकर के बैठ जाते हैं। ये बोलेंगे अविचलित रहने पर विलयन के कण नीचे बैठ जाते हैं। ये होता है दोस्तों सस्पेंशन में, है ना, सस्पेंशन में, यानी कि निलंबन के केस में ऐसा होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्षेत्र रेखाएं ध्रुवों पर प्रतिच्छेद करती है, कहीं पर भी कभी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है एक दूसरे को नहीं काटती है। चुंबक के बाहर क्षेत्र रेखा जो है नॉर्थ से साउथ और अंदर में साउथ से नॉर्थ। तो चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं, दक्षिण से उत्तर की ओर। जहां रेखाएं पास पास होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होता है, गलत हो जाएगा। जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र जो है प्रबल होता है। चुंबक के बाहर क्षेत्र रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर गमन करती है, सही है। तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक परमाणु में 11 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन, 12 न्यूट्रॉन है, उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कितनी है? द्रव्यमान संख्या को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या 11 है, न्यूट्रॉन की संख्या 12 है, दोनों को जोड़ेंगे 23। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक मशीन टी सेकंड में W जूल कार्य करती है, मशीन की शक्ति P वाट निम्नलिखित में से किस संबंध द्वारा सही रूप से दी गई है? तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है, कार्य बट्टे में समय होता है। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक ही पदार्थ के दो तारों की लंबाई समान है, लेकिन उनके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 है, उनके प्रतिरोधों का अनुपात कितना होगा? तो प्रतिरोध और जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है इसके बीच में उल्टा संबंध होता है। तो अगर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का रेशियो ये है तो प्रतिरोध का रेशियो ठीक इसके विपरीत हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसका 1:4 है, तो जो आंसर होगा हमारा वो 4:1 हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर। एक वस्तु को सीधी ऊपर की ओर फेंका जाता है और वह अधिकतम 20 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। मान लो यहां से फेंका गया और 20 मीटर की मैक्सिमम हाइट तक जो है वो वस्तु पहुंच जाती है। यदि हम जी का मान 10 लें, जी का मान 10 लेना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उस वस्तु को फेंकने के समय उसकी प्रारंभिक चाल कितनी थी? यानी जब यहां से फेंका गया था तो आपको जो है यू बताना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है v² - u² = 2as, राइट। अधिकतम ऊंचाई पर जाने के बाद तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 का स्क्वायर माइनस u अपने को चाहिए 2, a बराबर हमारा यहाँ पर -g हो जाएगा। जब हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो a का मान -g लेते हैं, तो ये -g यानी कि -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सारे मान SI मात्रक में डाल रहे हैं, और s हमारा ये h हो जाएगा जो कि 20 मीटर है। यहाँ से u² बराबर हो जाएगा 400, 20 गुने में 2 40, 10 400, और यहाँ से u आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।